आप सभी दर्शकों का न्यूज़ सीजी 24 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे न्यूज़ सीजी 24 का लगातार एक मुहिम चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5,60,000 कर्मचारियों की। हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने सन 2018 के घोषणा पत्र में 2 बिंदु क्रमांक में कर्मचारियों से अनेक वादे किए थे, जो अभी तक पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वही बात, बजट सत्र चालू हो गया, कर्मचारियों की उम्मीद अभी बढ़ चुकी है। लगातार न्यूज़ सीजी 24 ने अपना एक मुहिम चलाया। हम सभी अनियमित कर्मचारियों के अध्यक्षों से हमने सीधे बात किया कि क्या है उनकी उम्मीद बजट से और क्या करना चाहते हैं, बजट के बाद किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हैं आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो। आज हमारे साथ सीधे बात में जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही कर्मचारी नेता सत्यम शुक्ला जी। सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद संजय जी, और आप सभी दर्शक जो सीजी न्यूज़ 24 देख रहे हैं उन्हें भी मैं अभिवादन करता हूं। हम बताना चाहते हैं सबसे पहले सत्यम शुक्ला जी लगातार अनियमित कर्मचारी के आंदोलन का लीड करते हुए सामने आ रहे हैं। अनेक आंदोलन में अपने सहभागिता निभाई है, लगातार कर्मचारियों की एक आवाज़ बने हैं। आपने कर्मचारियों में जन जागरूकता लाए हो और लगातार उसके अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हो। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, हम बता रहे हैं हम सभी अपने कर्मचारियों को, जिसमें हम बात कर रहे हैं 5,60,000 कर्मचारियों की, हम इसको बनाएंगे 2 एपिसोड में, क्योंकि हमने अनेक अध्यक्षों से बात करने के बाद कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो सभी कर्मचारियों को जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हम निकाले हैं वो क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, जिसको हम 2 एपिसोड में सामने लेकर आएंगे। आज ये हमारा भाग 1 है। अब हम सीधा शुरू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन। सर, अब हम अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। अनियमित कौन है, अनियमित क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में हमारे दर्शकों को। बहुत सुंदर सवाल से आप शुरुआत कर रहे हैं। यानी आपने वाकई में मेहनत की है संजय भाई, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई है। देखिए, हो यह रहा है, अनियमित एक मात्र शब्द है। शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी परिस्थिति को कोई चीज़ इंगित करता है, जैसे कार्य पूर्ण हो गया, तो उसी प्रकार से अनियमित मतलब जो नियमित नहीं हुआ वो अनियमित। परंतु जो नियमित नहीं हुआ वो अनियमित मतलब क्या केवल सरकारी विभाग में नियमित होते हैं क्या? भाई, प्राइवेट कंपनी में भी आदमी ऑफ रोल और ऑन रोल होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें अनियमित शब्द का उपयोग होता है। जैसे आप रायपुर क्षेत्र में अगर रहते होंगे तो अभी नियमितीकरण मकानों का भी चल रहा है ना, तो उनके लिए नियमितीकरण शब्द का भी उपयोग होता है। पर क्या वो सेवा से संबंधित है क्या? नहीं है। तो इसीलिए नियमितीकरण शब्द हो या अनियमित हो, ये केवल शब्द है। हम लोग कर्मचारी लोग जो है 7 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। हमें विभाग जो है 7 प्रकार के हेड के अंदर में रखता है। जैसे संविदा, दूसरा दैनिक वेतन भोगी, तीसरा श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, दोनों एक हैं। आपका चौथा अंशकालीन के कर्मचारी, जिसमें रसोइया और सफाई कर्मी आते हैं और भी बहुत लोग आते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, अगला है मानदेय कर्मचारी, जिसमें आंगनबाड़ी की बहनें और अन्य लोग भी आते हैं। इसी तर्ज पे जॉब दर के कर्मचारी, जिसमें मितानिन, गौ सेवक, वैक्सीन वाहक और भी लोग आते हैं। और आगे चलते हैं तो आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका, तीनों एक ही प्रकार है। इस प्रकार से हम लोग 7 प्रकार के कर्मचारी हैं। यदि अनियमित कहा जाएगा तो इसका मतलब ये दावा होगा कि ये 7 नियमितीकरण चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारी संख्या 5,60,000 है, जिसमें से लगभग जो है मुश्किल से 80 से 90 हजार के आसपास लोगों को ही नियमितकरण का जो वादा है सरकार ने किया है, या तो स्थायीकरण या स्थायी कर्मी के रूप में, और शेष से जो है अलग अलग वादा किया है, जो अगर आपके सवालों में मुझे अवसर मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, अन्यथा इसी प्रश्न का बहुत लंबा जवाब हो जाएगा। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह बात है छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मानदेय के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहायिकाओं की क्या है मांग, क्या कहेंगे आप? देखिए, मानदेय में जो आंगनबाड़ी वाली बहनें हैं, इनकी संख्या पूरे प्रदेश में 91,000 है। इसके अलावा इन्हें 2 प्रकार का वेतन मिलता है कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए, 3,000 कुछ रुपए और 6,000 कुछ रुपए। इनकी जो मांगे हैं, जो मैं अभी पहले प्रश्न के जवाब में दे रहा था, देखिए आपके सवाल में मुझे अवसर मिल गया। ये नियमितीकरण नहीं चाहती है, क्योंकि इन्हें पता है कि पहले इन्हें न्यूनतम वेतन की मांग करनी होगी, और न्यूनतम वेतन मांग की जब मांग इनकी पूरी हो जाएगी तो भविष्य में संभवतः
ये एक स्तर में पहुंचने के बाद अपने लिए स्थायीकरण या नियमितीकरण की मांग करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके घोषणा पत्र में ये अपने लिए वो मांग रखें, परंतु ये मांग वो तभी करेंगे जब इनका न्यूनतम वेतन मांग पूरा हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो पहले इनकी लड़ाई केवल न्यूनतम वेतन मांग की होगी, और इनका न्यूनतम वेतन मांग का जो मांग है वो श्रमिक दर के श्रमिक अथवा कलेक्टर दर के श्रमिक, जो भी इनके विभाग में प्रचलन में हो उस व्यवस्था से ये लोग मांग रहे हैं। इनकी मांग नियमितीकरण नहीं है। और यदि सरकार इनका जो न्यूनतम वेतन मांग को मान लेता है या करने की इच्छा रखता है तो बजट में इनका जो अंश होगा, जो व्यय आएगा, वो अतिरिक्त जो दे रहे हैं उसके अलावा अतिरिक्त 660 करोड़ रुपए मात्र अतिरिक्त सरकार को खर्च आएगा। अब हम बात करेंगे रसोइया और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, अंशकालीन के रसोइया और सफाई कर्मचारियों के मांग पूर्ण करने में सरकार को कितना बजट का वार्षिक व्यय होगा, क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें जो है दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं अंशकालीन में, इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, पर चूंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, लोग आंदोलन में इन्हीं को जानते हैं, तो उन्हीं का उल्लेख मैं करूँगा यहाँ जवाब में। रसोइया बहनें हैं 87,000 और स्कूल सफाई कर्मी है 43,500। तो इन दोनों की जो संयुक्त संख्या है इनका केवल वही मांग है, जैसे सफाई कर्मी को 2300 मिलता है, रसोइया बहनों को मात्र 1500 मिलता है, मतलब प्रतिदिन का 50 रुपये भी मान लीजिए। आज सब्जी के दाम आपको पता है, यानी 1 किलो सब्जी, आज कुछ सब्जियों के दाम 50 रुपये किलो होते हैं, तो उतने का इनका मेहताना बनता है। और इनका जो पहला मांग है वो केवल यही है कि ये भी जैसे आंगनबाड़ी वाली की बहनें कर रही हैं प्रयास, बिल्कुल उसी तर्ज में ये लोग न्यूनतम वेतन मान है वही मांग रहे हैं, श्रमिक दर के श्रमिक या कलेक्टर दर के श्रमिक, जो उनके विभागों में संभव हो प्रदान कर पाना। और ये लोग जो है नियमितीकरण नहीं चाह रहे हैं। सर अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जॉब दर के मितानीन, वैक्सीन वाहक एवं गौ सेवक की क्या है मांगे और कैसे पूरी होगी उनकी मांगे, क्या कहेंगे आप? ये जो हमारे मितानीन हैं, गौ सेवक हैं और वैक्सीन वाहक हैं, ये जॉबदार कर्मचारी हैं। इनका भी वेतनमान बहुत कम है, फिक्स नहीं होता है। कार्यों के आधार पे अलग अलग प्रकार के कार्य करते तो अलग अलग राशि तय की गई है, उसका इनको मासिक भुगतान होता है। यानी मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, फिक्स नहीं है, इससे भी कम होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 2750 के लगभग इनको वेतन बनता है इनका। अब मितानीन जो है 71,000 है, गौ सेवक और वैक्सीन वाहक की संख्या भी बहुत कम है। और ये लोग जो है इनकी भी जो मांगे हैं सीधे नियमितीकरण नहीं है, ये भी श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक की तर्ज पर एक निश्चित न्यूनतम वेतन मांग कर रहे हैं। और ये जो तीनों श्रेणी हैं, चाहे वो रसोइया हो, स्कूल सफाई कर्मी हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, मितानीन हो, गौ सेवक, वैक्सीन वाहक, ये सभी लोगों की मांग 8 घंटे की सेवा और न्यूनतम वेतन की मांग है। और इन सब की संयुक्त जो संख्या है वो 2,52,000 होती है। और ये कोई भी अभी नियमितीकरण नहीं मांग रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नियमितीकरण स्थायीकरण या स्थायी कर्मी के पात्र नहीं होंगे। जब इन्हें न्यूनतम वेतनमान मिलेगा तो भविष्य में इनकी दावेदारी रहेगी। और यदि सरकार 6 तारीख के बजट सत्र में इन लोगों की मांगे को पूरी करती है तो इन सभी श्रेणी के लोगों की न्यूनतम मांगों को, जैसे उसमें 660 करोड़ आंगनबाड़ी बहनों के लिए, 713 करोड़ अतिरिक्त वार्षिक रसोइया के लिए, और उसी तर्ज पे 620 करोड़ लगभग मितानीन के लिए, और 450-70 करोड़ का खर्च सफाई कर्मी के लिए, तो इस प्रकार से 2400 करोड़ कुल टोटल लगभग अनुमानित अतिरिक्त व्यय सरकार को वार्षिक आएगा इनको न्यूनतम वेतनमान देने में। सर अब बात करेंगे हम आउटसोर्सिंग के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के लिए घोषणा पत्र में क्या कहा गया था सन 2018 में? इनकी मांग पूरे करने में सरकार को क्या लाभ मिल सकती है, क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर सवाल, लोगों को अवगत नहीं है। घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में लगभग 1,40,000 से के आसपास कर्मचारी कार्यरत हैं, और ये लोग भी वर्षों से काम कर रहे हैं। कुछ को 18 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष ऐसी अवधि हो गई है। और इनको सभी को वेतन जो है, ये करते तो विभाग के लिए काम है, काम का जो क्या काम करना है उसका आदेश विभाग देता है, उनके अधिकारी देते हैं, पर इन्हें वेतन जो है वो तीसरा व्यक्ति देखता है। और जो व्यक्ति इनको वेतन देता है केवल उसको इस व्यवस्था के लिए ही मात्र 30 से 40% अतिरिक्त भुगतान सरकार करती है, जिसमें इन 1,40,000 कर्मचारियों के पीछे हजारों करोड़ रुपए का व्यय होता है। घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बिचौलिए, मध्यस्थ, मीडिएटर जो है इनके बीच में खत्म किए जाएंगे, यानी उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। और इन्हें जिस प्रकार से बाकी लोगों को
वेतन जो है विभाग देता है, चाहे रसोईया हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले हो, चाहे आपके मितानिन हो, चाहे गौ सेवक हो, चाहे वो आपके वैक्सीन वाहक हो, उसी तर्ज पे इन्हें भी विभाग जो इनको वेतन अभी मिल रहा है वही वेतन का भुगतान करेगा। और इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया और पेश तो है ही नहीं, क्योंकि जब आप इनको स्थायी नियमित या कुछ और सौगात देते हैं या ऐसा वादा किए होते तो आपको समस्या आती। इसमें तो किसी भी शिक्षित बेरोजगार का संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ना ही कोई उम्रदेवी प्रकरण की बजट विधिक समस्या आएगी, बजट की भी समस्या नहीं आएगी, बजट बल्कि बचेगा आपको। तो मैं तो सरकार को सुझाव दूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आगामी बजट सत्र में जो ये 1,40,000 होते हैं इन्हें भी कुछ ना कुछ अच्छा सौगात दे और इनके बीच से बिचौलियों को समाप्त करे। और इन सभी के लिए अंशकालीन जॉब दर मानदेय, अपनी मानदेय आपके जो मानदेय के अंतर्गत आती है आंगनबाड़ी वाली बहनें, अंशकालीन के अंदर आते हैं जो रसोईया और सफाई कर्मी, जॉब दर के अंतर्गत आते हैं जो मितानिन, वैक्सीन वाहक, गौ सेवक और आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका। ये सभी वर्तमान के घोषणा पत्र में भले नियमितीकरण का दावा नहीं करते हैं, न किए हैं, परंतु भविष्य में जो आगामी रहेगा समय उसमें ये निश्चित रूप से नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं, स्थायी कर्मी या स्थायीकरण के पात्र हो सकते हैं। इसीलिए ये न्यूनतम वेतनमान और विभाग से सीधे वेतन पहले चरण में प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अभी भले इनका दावा नहीं है पर भविष्य में इनका दावा रहेगा। सर, अब हम बात करेंगे सन 2018 के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में 2 बिंदुओं के क्रमांक में वादा किए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण वादा यह भी था कि कर्मचारियों को छटनी नहीं करेंगे। मगर देखा गया है कि सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 37,000 कर्मचारियों के छटनी किया गया है। तो इस बजट में उन लोगों के लिए क्या समाधान निकाल सकते हैं सरकार, क्या हो सकता है उन लोगों के बजट में कुछ खास? और उन लोगों के लिए बजट में मैं बताना चाहता हूँ, लोग बजट में करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय में कांग्रेस सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में जो कर्मचारियों से जो 2 बिंदुओं में जो वादा किया था उसमें एक क्रमांक में यह भी उल्लेखन है कि कर्मचारियों की छटनी नहीं किया जाएगा। मगर देखा गया है कि 4.5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 37,000 कर्मचारियों की छटनी किया गया छत्तीसगढ़ में। क्या उन लोगों के लिए जो कर्मचारियों का छटनी हुआ है, जो आखिरी बजट सत्र चल रहा है 2023 का, इसके बाद आ जाएगा चुनाव और आचार संहिता लगने वाला है कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, तो क्या इस बजट में उन लोगों के लिए क्या कोई समाधान है या उन लोगों की बहाली किस प्रकार से संभव कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, अभी जैसे मैंने अभी अंशकालीन जॉब दर मानदेय का उदाहरण दिया कि वे जो है वर्तमान में विभाग से सीधे वेतन मांग रहे हैं, उसके बाद भविष्य में उनकी दावेदारी रहेगी विभाग में मर्ज होने की। तो मैं यही प्रेरक साथियों को भी सुझाव दूंगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है बस्तर के प्रेरक साथी, इन्हें काम से बाहर किया गया, 10 साल 12 साल हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक इत्यादि भी हैं। यदि मैं यहाँ पर संबोधन में किसी एक का देता हूँ तो उदाहरण समझिएगा, उसमें जो भी लोग बहाल नहीं किए गए हैं, चाहे उनकी संख्या 37,000 हो या 40,000 हो, मैं सबों के लिए सुझाव दूंगा कि यदि उन्हें 10-12 साल हो गया बाहर हुए, या कुछ को अभी भी किया गया है, कुछ योजनाएं बंद हो रही हैं, या किन्हीं भी कारणों से, या कई बार कर्मचारी अनुशासनहीनता करते हैं उस वजह से भी होता है, तो ऐसे अनेक वजह और कारण होते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा। तो जो ऐसे लोग बाहर कर दिए गए हैं उनके लिए मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि बजट सत्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें जिस स्तर का काम ये करते थे, इनके अनुभव को प्राथमिकता देते हुए उस स्तर का काम किसी भी अन्य विभाग में या अन्य जगहों में जहां वो दे सके, रोजगार के रूप में वापस इनके घर में रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि भविष्य में ये भी जो अभी आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट का वर्तमान में जो मांग है उसी तरीके से ये भी भविष्य में दावेदारी प्रस्तुत कर सके। और चूंकि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के माध्यम से यदि इनकी बहाली होती है तो इसमें जो बाकी सब समस्याएं आती हैं, उम्र का बंधन या अन्य कोई समस्या, तो वह बंधन भी नहीं आएगी और कुल मिला के एक समाधान निकल जाएगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है। हर बार विभिन्न चैनलों में हम उनके बारे में ये मुद्दे उठाते रहते हैं। कई बार कोई जरूरी नहीं है कि हर चैनल का या हर जगह के जो मुद्दे हैं इन तक पहुंच पाए, इसलिए इनको पीड़ा भी रहती है कि हमारे विषय में नहीं बोला जाता। सर, अब हम बात करेंगे वह विषय पे जो छत्तीसगढ़ के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात करें अनुकंपा नियुक्ति के लिए। जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमारे माताएं बहनें तकरीबन 139 दिनों से धरना स्थल बूढ़ा तालाब में बैठी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे छत्तीसगढ़ वह भूमि है जहाँ श्री राम जी के ननिहाल के रूप में जाना जाता है, जहाँ राम भवन पद्मर है, माता कौशल्या का मंदिर है। हमारे राज्य को एक देखा जाए तो धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़। कुछ समय पहले देखा गया है कि एक प्रदर्शनकारी अपने बाल को अभी पूरा कटवाई है, पूरा बाल को पूरा मुंडन किया है।
तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सोचनीय विषय छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश के लिए, जो हमें एक धान का कटोरा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। आप छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता भी हो और साथ ही कर्मचारी नेता भी हो, तो आप सरकार से अनुकंपा के बहनें और माताओं के लिए क्या मांग करोगे, क्या कहोगे आप? मैं सरकार से यही मांग करूंगा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-2 लाख शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ था, नियमितीकरण नहीं, और 2018 में इन्हें विभागों में जो है मर्ज किया गया था, और आज उन्हें सभी नियमित कर्मचारी शिक्षकों की भांति सारी सुविधाएं उपलब्ध है और ओपीएस का भी लाभ उन्हें भविष्य में मिलेगा। तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या उसकी तुलना में बहुत कम है, और ये भी इनके भी परिवार के लोग यदि आज जीवित होते तो शायद संविलियन के अंतर्गत वो भी विभाग में मर्ज हो चुके होते। चूंकि ये मर्ज नहीं हो पाए, शायद इसीलिए इनकी अनुकंपा की पात्रता नहीं बन पा रही होगी। तो जो भी कानूनी पेच है, जो भी विधिक समस्या है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, आप संवेदनशील सरकार हैं, भूपेश है तो भरोसा है कहा जाता है, और बहुत लोगों के लिए आपने ऐसा साबित भी किया और बहुत लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। मैं चाहता हूं अनुकंपा बहनों के लिए भी और हम समस्त 5,60,000 अनियमित कर्मचारियों के लिए भी आप जो है ये हमें मौका दीजिए कि आप पर हम भी ये लाइन जो भूपेश है भरोसा है, हम गर्व से हम कर्मचारी और अनुकंपा बहनें प्रयोग में ला सके। इनके लिए मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि इन्हें यदि सीधे किसी भी नियमित पद में रखना संभव ना हो तो संविदा या अन्य माध्यमों से, यदि बड़े पद नहीं दे सकते तृतीय या द्वितीय श्रेणी के, तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी के पद दे करके ऐसे चीजों के थ्रू, ऐसे माध्यमों से इन्हें विभागों में जोड़ा जाए। किसी भी विभाग में, शिक्षा में अगर जगह नहीं है, किसी अन्य विभाग में, 54 विभाग या 40 निगम मंडल आयोग में, और वहां पर इन्हें इस श्रेणी का कर्मचारी के रूप में कम से कम एक जो है सुरक्षा प्रदान करे कि भविष्य में इनका जो दावा है वो विभाग में स्थायी कर्मी नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए बन सके। तो जो भी मार्ग हो सरकार ये समाधान जुटाए, और अनुकंपा बहनों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को आपके हित में आप क्या समाधान, क्या न्यूनतम से न्यूनतम समझौता आप करने को तत्पर हैं, कर सकते हैं, वह जरूर रखें। हो सके तो इसके लिए किसी विद्वान वकील का भी आप सलाह लें, और जो आपके नजदीक का रिश्तेदार परिवार का व्यक्ति हो, आपका अपना हो, और उसके गाइडलाइन से जो भी है अपनी नए सिरे से अपना मांग सरकार के समक्ष रखें। सर, जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी के प्रदेश प्रवक्ता और कर्मचारी नेता सत्यम शुक्ला जी ने सीधे तौर पे बताया कि कर्मचारियों को कौन सी मांग जायज है, और जी हाँ, बजट सत्र से चाहे वो स्कूल सफाई कर्मचारी हो, रसोईया हो या आंगनबाड़ी हो, जॉबदार, प्लेसमेंट, क्या इस सब के बारे में एकदम विस्तृत वर्णन हुआ है अभी। तो कहीं ना कहीं सभी कर्मचारी को, जो अभी हमारा पहला पार्ट है, इसमें इतना रूप से तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है और मांगे क्या मनवानी का सरकार से क्या करना चाहिए हमें, और किस प्रकार से सरकार के समक्ष अपने बातों को रखना चाहिए, अपने मांगों को रखना चाहिए। सत्यम शुक्ला जी, न्यूज़ CG 24 में आप जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद CG न्यूज़ 24 का, आपकी पूरी टीम को, जिसने इतना मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए, और ये सारे सवाल इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है कि हर कर्मचारियों को के मन की जो शंका है, और जो हर एक कर्मचारियों को इससे जरूर कुछ ना कुछ एक अच्छा लाभ होगा। और जो भी मेरे 5,60,000 कर्मचारी साथी, अनुकंपा बहनें, और मेरे जो बाहर किए हुए पृथक किए गए काम से कर्मचारी साथी हैं, वे सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। ऐसे सभी चैनलों को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करिए, क्योंकि हमारे इस छोटे से प्रयास से, इनके व्यू बढ़ने से इन्हें आर्थिक सुरक्षा के रूप में YouTube से विज्ञापन मिलता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हमारे आर्थिक सुरक्षा, हमारे परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारे विषयों को, मुद्दों को सरकार के समक्ष पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, इनकी बातों को सरकार सुनती भी है, तो हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम उन्हें जरूर सहयोग करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपने बातचीत में पहले कहा था कि दूसरे भाग में भी जो है अभी हम फिर से कोई 1-2 दिन के बाद में हमारी बातचीत होगी, उसमें पुनः जो है मैं आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। और उसमें जो बच गए हैं, मैं चाहूँगा CG न्यूज़ 24 के संजय जी से कि उनके बारे में, जैसे उसमें संविदा छूट गए हैं, सामयिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक छूट गए हैं, दैनिक वेतनभोगी, तो इनके विषयों में, और जो हम लोग राजनीतिक दलों के पास जा करके ज्ञापन देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आलोचना होती है कि ये लोग राजनीतिक दल के जो है उनके एजेंट के रूप में कर्मचारी नेता लोग काम कर रहे हैं। उसके विषय में भी मैं अनुरोध करूंगा कि CG न्यूज़ 24 में संजय जी सवाल करें, ताकि हम अपना पक्ष सरकार के समक्ष रख सकें।
बिल्कुल सत्यम जी, आपने जो जो विषय सामने रखा है, कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के हित की बात है, और ये एक आवाज़ है जो आप लगातार कर्मचारियों के हित के लिए और उन लोग के अधिकार के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हो और उठा रहे हो। यह हमारा पहला भाग है। यह भाग में कर्मचारियों को साफ साफ बताया गया है। अगर आप ध्यान से सुने हो तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कर्मचारियों के एक्चुअल में क्या हित है और क्या उनके मांगे और किस प्रकार से पूर्ण होगा। हम अगले भाग में आएंगे अन्य क्वेश्चन लेके, जिसमें अभी सत्यम शुक्ला जी ने बताया हमें कि जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन के बारे में बताया, हम उसको भी हम अपने समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बने रहिए न्यूज़ CG24 में। और देखना यह है कि बजट सत्र में इस बार क्या होने वाला है खास। कर्मचारियों को है बहुत बड़ी उम्मीद, और दूसरा पार्ट के लिए आप सभी हो जाइए तैयार। हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके समक्ष दूसरा पार्ट लेके, और उसमें आप सभी के क्वेश्चन का और जवाब रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ CG24 पर। धन्यवाद।